जय हिंद सभी को। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टेलीस्कोप को, ठीक है, यानी कि दूरदर्शी को। देखिए, दूरदर्शी के बारे में मैं बता दूं, सीधे सीधे पढ़ लेते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, अपवर्तक वाले दूरदर्शी, और एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, यानी कि परावर्तक दूरदर्शी। क्लियर? परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि एक अभिदृश्यक होता है, एक नेत्रिका होता है। तो परावर्तक वाले में जो अभिदृश्यक होता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो एक ठोक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। क्लियर? परावर्तक वाले में क्लियर। लेकिन अपवर्तक वाले में दोनों के दोनों लेंस होते हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे? लेंस होंगे। अब मैं डस्टर को दिया हूँ, अच्छा ठीक है, मिल गया। ठीक, तो ये था इनका टाइप। हम पढ़ेंगे मेनली रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्तक दूरदर्शी, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी आप लोग ध्यान देंगे तो उसको कहते हैं जिनका उपयोग हम लोग आकाशीय पिंडों को या दूर, बहुत दूर अनंत पर स्थित किसी पिंड को स्पष्ट उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, मानव नेत्र की रेटिना पर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस दूरदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। तो आज का टॉपिक ही है हमारा खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए डायग्राम देखते हैं। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो देखा है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है, तो समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़वे नहीं करना है ना, काहे नहीं पढ़ना है, उल्टा करना है बस। और उल्टा करने में इंसान से अच्छा दुनिया में कोई जानवर नहीं बोलना चाहिए ऐसा, हम भी इंसान हैं, मतलब ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता है। ठीक, तो उल्टा क्या करना है कि भाई जो वहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता था वो छोटा होता था और आई पीस बड़ा होता था। यहाँ आपको उल्टा करना है कि आपको ऑब्जर्वर जो है वो बड़ा लेना है और आई पीस को करना है छोटा। साथ ही साथ चूंकि इस बार वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए कहाँ है? इनफाइनाइट पर, यानी कि ये हमेशा इमेज फॉर्मेशन कहाँ करेगा? फोकस पर। ये अपने फोकस पर बनाएगा। दूसरे भाई के पास जाएंगे, हमेशा मैं पहले एक को समझाता हूँ फिर दूसरे को, उस तरीके से समझ में बड़ा अच्छा आता है। तो एक लाइट रेज ऐसे आएगी और एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे करके ये दोनों लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये रहेगा इसका फोकस पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होइएगा इस डायग्राम को देख के, ये दोनों किरणें हैं पैरेलल चल के आ रही हैं अनंत से, तो ये जो है इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। ये फोकस नहीं है, फोकस पॉइंट ये है। क्लियर? ऑब्जर्वर। क्लियर? तो जो अभिदृश्यक है ये कहाँ बनाएगा इमेज? जो अनंत से आने वाली है, वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ठीक है, वहां से जो प्रकाश किरणें आएंगी उसके बाद उनका प्रतिबिंब रचना होगा किस पर? अभिदृश्यक के फोकस पर। कहाँ होगा? फोकस पर। दूसरा चीज, अब हम इसको बड़ा और क्लियर भी देखना है, तो जरूरी है कि जो आई पीस है यानी कि जो नेत्रिका है उसके फोकस यानी कि उसके फोकस पॉइंट FE जो होगा उसके और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग रैक पिनियन जो रहेगा उससे स्लाइड करते हुए आगे पीछे करते हुए घुमाते हुए एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे कि भाई जो नेत्रिका है, आई पीस है, उसके किसके? उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र के बीच बने ये ऑब्जेक्ट। और ये जो AB नाम रहा होगा इसका मान लेते हैं हम लोग, तो इसका नाम दे देते हैं A', क्लियर? अब अगर ये A', है तो यहाँ से एक लाइट रेज जाएगी पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से निकल जाएगी, ये FE। एक लाइट रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधे निकल जाएगी। दोनों क्या करेंगे? अब पीछे आएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे बनेगा आपका फाइनल इमेज। क्लियर? और इस इमेज को हम लोग नाम देंगे PQ। समझ में आया होगा? इसने क्या किया? अनंत पर वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाया, ठीक है, फोकल लेंथ पर बनाया अपने, उसको नाम दिया हमने B', A'। अब ये जो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो इमेज है, इसका इमेज इसके द्वारा बनाएगी। इसके लिए क्या करेगा? आई पीस यानी नेत्रिका के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। अब ये इसको वस्तु मानकर
ये इसको वस्तु मानकर, जो कि इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच प्लेस्ड है, उसका इमेज बनाएगी सेम साइड उससे एनलार्ज। यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। बस कंपाउंड में क्या होता था कि ये छोटा और ये बड़ा, और उसमें थोड़ा झोल था, अनंत पर नहीं होती थी। हम डिसाइड करते थे कि हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। बट खगोलीय है, एस्ट्रोनॉमिकल है, चांद तारे सूरज ये सब देखने का काम आता है। तो इसको आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि तारा उठाई यहाँ रख दिए, हाँ इसे देख रहे हैं हम लगा के, सूरज हाँ इधर आओ तुमको यहाँ रख ले रहे हैं, चंद्र ना, ऐसा नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो वो इन्फाइनाइट मान लिया जाता है, और उससे फिर हमेशा वो किस पे बनेगा, फोकल लेंथ पर। देखिए फोकल लेंथ पर हमने बनाया है, ये है आपका इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे समझ में आया होगा, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा हमको। तो ये था। अब इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला चलिए डिराइव करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये EB डैश है, ये EB डैश इसके लिए वस्तु है, क्लियर। तो इसका जो ये यहाँ से लेकर है ये UE हो जाएगा। नली की लंबाई आपको ऐसी दिख गई पहले केस में। और कुछ छूट रहा है? बिल्कुल नहीं छूट रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। अब देखिए दूरदर्शी के केस में क्या होता है कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और बटे में जो भी वस्तु है तो वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, इन दोनों का अनुपात होता है आवर्धन क्षमता। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एंड डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इस केस में जब आप जाइएगा m का फॉर्मूला बनाने तो वो सेम बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब टेन बीटा और टेन अल्फा कहाँ से निकालिएगा? तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देता हूँ छोटा मोटा, कि आप लोग को समझ में आ जाए और कचरा भी ना हो, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आया था इसके कारण वस्तु जो ये थी तो उसके कारण एंगल बनने वाला अल्फा होगा। बट ये ध्यान दीजिए, ये जाके यहाँ पे इसने क्या बनाया था, बी डैश ए डैश, क्लियर। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा, शीर्षाभिमुख को, ठीक। अब इसके अतिरिक्त ये थोड़ा सा बड़ा हो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार हैं, समझ जाइएगा। अब इसके कारण यहाँ से जो रेस गया था तो ये था, ठीक। ये ध्यान दीजिए, ये E है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट O है। तो O A डैश B डैश में ये एंगल अल्फा बना और ये वाला एंगल क्या बनेगा, बीटा। और बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि दोनों का लंबाई सेम है तो एंगल सेम होगा ना, डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, दूरी से। दर्शन कोण हमेशा दूरी पर निर्भर करता है, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सर दोनों एकदम बराबर दिख रहा था, दोनों लड़के मर बुरा जाएगा, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहे थे कि दूरी पर निर्भर करेगा। एंगल ऑफ विजन हमेशा दर्शन कोण जो है वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है, इस हाइट पे निर्भर, मतलब पास रखें दूर रखें उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें दिख रहा होगा कि दोनों सेम सेम है, तो ऐसा नहीं समझना है आपको। तो यहाँ से बीटा आपको मिला, कितना मिल जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ई बी डैश। अल्फा की वैल्यू इधर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए हम लोगों ने इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर लिया है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। तो बीटा की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी मिल गई, लंप, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश डिवाइडेड बाई अगेन ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, क्लियर। तो m की वैल्यू आपको मिल गई है, ए डैश बी डैश हो गया कैंसिल, ओ बी डैश जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाई ई बी डैश। ये अब ओ बी डैश, ओ बी डैश ये कितना था आपका फोकल लेंथ, और ये कितना था इसका UE। तो ये आ गया FO अपॉन UE। लेकिन ध्यान देने का बात है, FO इसके दाहिने साइड है लेकिन UE इसका है और ये इसके लेफ्ट साइड है, मतलब UE क्या होगा, माइनस। तो ये आ गया आपके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। आपके दूरदर्शी की क्या हो गया, आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया ये, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अगर कितना आसान है, मतलब बाकी जो आपने अब तक पढ़ा होगा सिंपल और कंपाउंड, उसमें बड़ा डिटेलिंग किया मैंने और इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो FO अपॉन UE आ गया, ये बेसिक फार्मूला हुआ। अब आएंगे दो कंडीशंस,
दोनों कंडीशंस आपको पता है, क्लियर, कि भाई एक केस में ऐसा करना है और दूसरे केस में कैसा करना है। चलिए तो देखते हैं उन दोनों केसेस को भी, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों केस को देखने जा रहे हैं और उसमें आएगा ट्यूब लेंथ, नली की लंबाई। तो फोकस करना है और उसको याद रखना है, और याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता के याद करवा देंगे यही हम। केस 1 ई है, केस 2। केस 1 में कहता है कि जो इमेज है, फाइनल इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। इस केस में आपको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पर। और फाइनल इमेज कौन बनाता है, अभी दृश्यक बनाता है क्या, नहीं, नेत्रिका, आई पीस बनाता है। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आई पीस बनाता है। तो इसीलिए भाई यूई को आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एफ ई से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यूई पर रखा था। वस्तु जब यूई पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तब बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पर तब बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हो। तो यूई को क्या करिए, फोकस से रिप्लेस कीजिए। फॉर्मूला आपके पास था एफ ओ अपॉन यू ई, क्लियर, यही था माइनस में। अब ये फॉर्मूला बदल के हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। एकदम सिंपल, एकदम आसान, क्लियर। ट्यूब लेंथ क्या होगा, चलिए ट्यूब लेंथ देख लेते हैं। यानी कि नली की लंबाई, दूरदर्शी की नली की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर। इस केस में ये साफ मेंशन करके पूछेगा, दूरदर्शी की नली की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। देन ट्यूब लेंथ क्या होगा, ट्यूब लेंथ हो जाएगा भाई, देखिए एफ ओ तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये एफ ओ पर ही बनाएगा। अभी दृश्य यानी ऑब्जर्वर इमेज का फॉर्मेशन एफ ओ पर करेगा, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यू ई की जगह आप क्या कर देंगे, एफ ई, ये याद रखिएगा, नली की लंबाई। चलिए केस नंबर 2 और इंपॉर्टेंट केस, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बोलेगा कि जो इमेज है, फाइनल इमेज है, यानी अंतिम प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि डी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए, क्लियर। डस्टर में बार बार गिर जाता है। अब इस केस में आपको वही फिर से फॉर्मूला खेलना पड़ेगा, फॉर्मूला इसे डिराइव करिएगा आप, क्लियर। V को बोल रहा है कि आप D से रिप्लेस करो, और U को बोल रहा है UE से रिप्लेस करो, ठीक। और F रिप्लेस हो जाएगा FE से, क्योंकि सब बात हो रहा है आईपीस के केस में, फाइनल इमेज का बात हो रहा है ना। फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है, आईपीस करता है, नेत्रिका करती है। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। हमारे फॉर्मूले में आप ध्यान देंगे तो वो था m इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ई। एफ ओ तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1 अपॉन यू ई, इसको अगर आप ऐसे लिख दें कि एफ ओ माइनस में था, माइनस में इंटू 1 अपॉन यू ई, तो अगर आपको 1 अपॉन यू ई मिल जाए कहीं से, जो कि यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 1 अपॉन यू ई निकाल लेता हूँ, तो वो आ जाता है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है। 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, क्लियर, आया समझ में सब लोग को। 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब ये ले जाके इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले, इसको फॉर्मूले में ले जाके पुट कीजिए। तो फॉर्मूला आपका है m बराबर माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन यू ई। यू ई की जगह आप पुट करेंगे तो माइनस ऑफ एफ ओ, और ये आ जाएगा इन ब्रैकेट 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ये आ गया इस केस में। केस 2 में फाइनल इमेज जब कहाँ बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि डी पर, तब फॉर्मूला ये आएगा। इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होगा, यानी ट्यूब की जो है वो लंबाई कितनी होगी, ट्यूब की लंबाई कितनी होगी। तो ट्यूब की लंबाई होगी, यानी कि जो ट्यूब लेंथ है वो हो जाएगा, एफ ओ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, और साथ में यू ई आएगा। क्या आएगा, यू ई आएगा, एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ प्लस एफ ई इस केस में था, इसमें वस्तु की दूरी आप जो है वो इस तरीके से आएगी, एफ ओ प्लस यू ई। तो इस तरीके से आपने टेलीस्कोप भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया है। तो जो भी है, जहाँ भी समझ में ना आया हो या कुछ और दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। देखिए कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, आप लोगों को लग रहा होगा कमेंट करवा, नहीं,
जो डाउट आ रहा है उसको कमेंट करिए। मेरे और आपके बीच कम्युनिकेशन का यही एक माध्यम है। तो आपको जहाँ भी जिस टॉपिक में, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो टॉपिक का डाउट आ रहा है, आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसके वीडियोस अलग से लाके और अपलोड कर दूंगा। बात खत्म, डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर होगा। तो ये चीज़ के लिए कमेंट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका ट्यूबलेंथ भी FO+UE निकल गया इस केस में, और इस केस में FO+FE। तो इस तरीके से आपका टेलीस्कोप भी होता है ख़त्म। और ऑप्टिक्स मैंने अपने वादे के तहत पूरा फिजिक्स आपको ख़त्म करवा दिया है। कमेंट करिएगा, बताइएगा और 1-2 बार थैंक यू बोल दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।